हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वेदरिंग एंड इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके ऑलरेडी 24 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन दे रखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज द फ्रीज दैट एक्शन ऑफ वाटर इन ओपन स्पेस इन रॉक। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है वो सिर्फ वाटर की वजह से होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फिजिकल वेदरिंग है वो वाटर से ही हो। वो इसके और भी बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं फिजिकल वेदरिंग के, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। रीजन में क्या दे रखा है, रेपिटेशन इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द फोर्स ऑफ फ्रॉस्ट शैटरिंग। फ्रॉस्ट शैटरिंग क्या होती है? अब देखो, रॉक्स के बीच में क्रैक्स होते हैं, ठीक है। लाइक ये रॉक है, इसके बीच में यहाँ पे कोई क्रैक आ गया तो इस क्रैक में पानी चला जाएगा। अब ये जो पानी है, रात को जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये पानी इसके अंदर जम जाएगा। और जो आइस होती है, आइस का वॉल्यूम वाटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आइस बनेगी तो इसका क्या है, ये क्रैक जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दिन में फिर से मेल्ट हो जाएगी आइस, वाटर बन जाएगा। रात को फिर से नेक्स्ट नाइट पे क्या होता है, फिर से दोबारा से आइस बनती है। तो ये जो प्रोसेस है ना फ्रॉस्ट शैटरिंग का, फ्रॉस्ट शैटरिंग मीन्स फ्रॉस्ट वेदरिंग का, ठीक है। तो इसमें जब बार बार वाटर जो आता है, इसमें बार बार जमता है, बार बार फिर से ठंडा होता है पानी, फिर से मेल्ट हो जाता है, फिर से फ्रीज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस बार बार रिपीट होता है ना, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, वेदरिंग होती है। रॉक जो है वो टूट जाती है, इसका टुकड़ा एक टूट के अलग हो जाता है। तो रेपिटेशन की वजह से जो फ्रॉस्ट वेदरिंग होती है, उसकी जब रेपिटेशन होती है उसकी वजह से जो रॉक्स है वो टूट जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, राइट। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट असर्शन है, फ्यॉर्ड्स आर फीचर्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर इरोजन। अब देखो फ्यॉर्ड्स कैसे बनते हैं। अब जैसे ग्लेशियर मूव करता है आगे को, तो पीछे क्या है, पीछे एक वैली सी छोड़ देता है। माउंटेन्स के थ्रू होता हुआ ग्लेशियर जैसे ओशन में पहुंचता है, तो वहां पे जो इरोजन होती है ग्लेशियर की वजह से, इरोजन होने की वजह से जो लैंडफॉर्म फीचर बनता है, एक वैली टाइप फीचर बनता है, जिसको बोलते हैं फ्यॉर्ड्स। तो ये ग्लेशियर इरोजन से ही बनते हैं, ग्लेशियर इरोजन का ही एक फीचर है। फ्यॉर्ड्स असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया है, ग्लेशियर्स डिसेंडिंग फ्रॉम कोस्टल माउंटेन में रीच द सी एंड कंटिन्यू देयर इरोजन ऑन सी फ्लोर। अब देखो, ग्लेशियर जो है कोस्टल माउंटेन से होते हुए सी तक पहुंचते हैं, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन सी में जाकर जो सी फ्लोर की इरोजन होती है वो ग्लेशियर की वजह से नहीं होती। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, प्लूटोनिक रॉक्स आर इंट्रूसिव रॉक्स ऑफ डीप सीटेड ओरिजिन। प्लूटोनिक रॉक्स कौन सी होती है? प्लूटोनिक रॉक्स होती है इग्नियस रॉक्स। जब लावा अर्थ के बाहर ना आकर अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही जो क्रैक्स होते हैं वहां पे जाकर ठंडा हो जाता है, तो उससे क्या बनती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जब डीप सीटेड ओरिजिन की जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। तो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। प्लूटोनिक रॉक्स, अब डीप इनसाइड द अर्थ प्लूटोनिक रॉक्स बनती है, तो वहां पे क्या है, वहां पे जब लावा ठंडा होता है ना, तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, स्लोली स्लोली ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो उसकी वजह से लार्ज क्रिस्टल्स बन जाते हैं प्लूटोनिक रॉक्स के अंदर, राइट। तो जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली सही है। जो आर है वो असर्शन का रीजन नहीं है, ठीक है। अब देखो, प्लूटोनिक रॉक्स लार्ज क्रिस्टल्स बनाती है, इट डजंट मीन कि प्लूटोनिक रॉक्स जो है वो इंट्रूसिव होगी। इंट्रूसिव होने की वजह से वो लार्ज क्रिस्टल्स बनाती है, ठीक है। तो ए एंड आर दोनों ट्रू है एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्साइचिन इज डेसोलेट एंड द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन। एक्साइचिन लद्दाख रीजन में पड़ता है, ड्राइएस्ट पार्ट है, डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है रीजन। जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। होल एरिया बियर्स ए स्टैम्प ऑफ एक्सेसिव एओलिन इरोजन। एओलिन इरोजन क्या होती है कि एक जगह से
जो है इरोजन हुई, जो क्रस्ट है ऊपर वाली जो लेयर है सॉइल की इरोड हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुई, किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो एयरलिन प्रोसेस में क्या होता है, इरोजन होती है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, वहां पे इरोजन हो रही है। लेकिन ये जो लद्दाख रीजन है ना, लद्दाख रीजन में एक्सेसिव एयरलिन इरोजन नहीं होती है। ठीक है, अब ये लद्दाख रीजन ड्राई है, तो ड्राई होने की वजह से जरूरी नहीं है कि एयरलिन रीजन होगी ही होगी। तो लद्दाख रीजन में पहली बात है एयरलिन इरोजन होती ही नहीं है, तो रीजन वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। अब लद्दाख रीजन ड्राई है, ड्राई होने का कारण क्या है, ड्राई होने का रीजन ये है कि वहां पे जो प्रेसिपिटेशन है वो कम होती है, तो एयरलिन इरोजन उसका जो रीजन है वो नहीं है। राइट, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है, रीजन वाली गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट चलते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ सिंक्लिनर रिजेस एंड एंटीक्लिनल वैलीज इन फोल्ड रीजन इज नेम्ड एज। अब सिंक्लिनर रिजेस एंड एंटीक्लिनल वैलीज क्या होती है, अब इस तरह के जो फीचर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजेस बन रही है और यहाँ पे एंटीक्लाइनल वैलीज बन रही है। अब ये क्यों बनती है फोल्डेड रीजन में, ये रिजेस और वैलीज क्यों बनती है, ये बनती है इन्वर्जन ऑफ रिलीफ की वजह से। इन्वर्जन ऑफ रिलीफ क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी फ्लोर होती है ना वैली की, फ्लोर पे इरोजन होती है। अब इरोजन होती है, इरोजन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वैलीज बन जाती है और साथ में अब यहाँ पे रिजेस बन जाती है। बीच में यहाँ पे इरोजन होगी, वहाँ पे फ्लोर की इरोजन होगी, वहाँ पे क्या है वैलीज बन जाएगी, एंटीक्लाइनल वैलीज बन जाएगी और दूसरी जगह पे सिंक्लाइनल रिजेस बन जाती है इन्वर्जन ऑफ रिलीफ की वजह से। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन सिटू। अब देखो इन सिटू, इन सिचुएशन, यहाँ पे रॉक्स एंड मिनरल्स की ब्रेक डाउन होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। क्योंकि इरोजन में क्या होता है, इरोजन में जो सॉइल पार्टिकल्स है ना, सॉइल की एक लेयर है वो उड़ जाती है, वो इरोड होती है, उसको बोलते हैं इरोजन। लेकिन जो रॉक्स के टुकड़े टूटते हैं उसको बोलते हैं वेदरिंग। एट्रीशन से क्या होता है, एट्रीशन से जब रॉक्स क्लाइड होती है, क्लाइड होने की वजह से जो रॉक्स टूटती है उसको बोलते हैं एट्रीशन। लेकिन जो रॉक्स इन सीटू टूटती है उसको बोलते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टाइप एंड रेट ऑफ वेदरिंग। ग्लेशियर, ग्लेशियर की वजह से वेदरिंग होती है, ग्लेशियर मूव करता है, साथ में केवल रॉक्स के टुकड़े पूरे के पूरे टूट जाते हैं ग्लेशियर के साथ, तो ग्लेशियर की वजह से वेदरिंग होती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब देखो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी वेदरिंग होती है। अब किसी जगह का क्लाइमेट ऐसा होता है कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात को एकदम से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी रॉक्स में वेदरिंग होती है। वेजिटेशन कवर की बात करें तो जो प्लांट्स की रूट्स होती है, कई जो प्लांट्स की रूट्स होती है इतनी डीप इनसाइड जाती है कि पूरी की पूरी रॉक को वो तोड़ देती है, प्लांट्स की रूट्स भी। रॉक स्ट्रक्चर की बात करें तो रॉक स्ट्रक्चर का वेदरिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का रॉक स्ट्रक्चर हो, वेदरिंग जो होती है रॉक की वो उसके अलग अलग एजेंट्स होते हैं, रॉक स्ट्रक्चर का और वेदरिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। टोपोग्राफी की बात करें तो टोपोग्राफी भी अफेक्ट करती है। अब हाई माउंटेन्स होएगी, वहां पे क्या है टेम्परेचर रात को बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा, अब उससे क्या है, उससे वेदरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, तो 1, 2, 3 एंड 5 इसका आंसर आ जाएगा। 1, 2, 3 एंड 5, यहाँ पे 5 होना चाहिए था। ठीक है, तो ए इज योर आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेदरिंग इनकम्पास अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस बाय विच सरफेस एंड सरफेस रॉक्स डिसइंटीग्रेट्स। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अब वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स की सरफेस है वो टूट जाती है, सही है। नेक्स्ट है, एक्सट्रीम ड्राइनेस रिड्यूसेस मोस्ट वेदरिंग टू मिनिमम। अब देखो जहाँ पे ड्राइनेस होगी वहाँ पे क्या है, वाटर एक्शन कम होएगा। वाटर एक्शन कम होएगा क्योंकि देखो ज़्यादातर जो वेदरिंग होती है वो वाटर की वजह से होती है। जब क्रैक्स के अंदर पानी चला जाता है, रात को टेम्परेचर कम होता है, तो वही क्या होता है, आइस बन जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे जैसे प्रोसेस रिपीट होता है तो वेदरिंग होती है। अब अगर ड्राइनेस होगी, एक्सट्रीम ड्राइनेस होगी, पानी होएगा ही नहीं, तो वहाँ पे वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो भी मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिजिकल वेदरिंग डोमिनेट्स इन ड्रायर एंड कूलर। अब जो ड्रायर एंड ठंडे और खुश्क इलाके होते हैं, जहाँ पे ठंडा और खुश्क क्लाइमेट होता है, वहाँ पे क्या है, जो फिजिकल वेदरिंग है वहाँ पे ज़्यादा होगी।
इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पे जो रॉक्स की वेदरिंग है बहुत धीरे धीरे होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आती टेम्परेचर में। डे और नाइट का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसीलिए जहाँ पे जो रॉक्स की वेदरिंग है वो बहुत धीमे होती है, बहुत स्लोली होती है, इतनी ज़्यादा वेदरिंग यहाँ पे नहीं होती। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अ माउंटेनियस कोस्ट having presence of large number of narrow steep sided elongated and inundated coastal valleys is called। इसको क्या बोलते हैं? ये जो steep sided elongated and inundated coastal valleys है इनको बोलते हैं हाफ कोस्ट। रिया कोस्ट, फ्योर्ड कोस्ट, डलमेशियन कोस्ट कैसी होती है एक बार देख लेते हैं। ये रही रिया कोस्ट। रिया कोस्ट कुछ इस टाइप के होते हैं देखने को, ठीक है। ये रहे फ्योर्ड्स, फ्योर्ड्स ग्लेशियर जा रहा है माउंटेन्स में होता हुआ, आगे सी के साथ मिलेगा, तो पीछे यहाँ से ग्लेशियर मूव होके गया, यहाँ पे पानी आ जाता है, तो ये क्या है, एक तरह की वैली सी बन जाती है जो फ्योर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये रही हाफ कोस्ट। हाफ कोस्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कोई भी लगून लेक है तो यहाँ पे सी है, तो इसके बीच में ये सैंड की एक लेयर सी आ जाती है, एक इनंडेटेड लेयर सी आ जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, एक वैली टाइप सी टोपोग्राफी बन जाती है। यहाँ बीच में भी सैंड आ रही है, लगून को ये ओशन के साथ एक सैंड की लेयर अलग कर रही है, तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ यहाँ पे वैली बन जाती है। ये है डलमेशियन कोस्ट। तो इसमें क्या है, यहाँ बीच में ये एक जो ओशन है, ओशन के बीच में यहाँ पे कोई आइलैंड टाइप आ जाता है, तो ये होती है डलमेशियन कोस्ट। तो हाफ कोस्ट में जो होता है वहां पे स्टीप साइडेड इलोंगेटेड एंड इनंडेटेड कोस्टल वैलीज बनती है। नेक्स्ट चलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस इन विच लेयर्स ऑफ रॉक पील ऑफ। अब देखो रॉक की एक लेयर पील ऑफ हो रही है एज एक्सपेंशन ऑल्टरनेट्स विद कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रॉक की ऊपर वाली एक लेयर है वो टूट के अलग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में एक पूरी की पूरी लेयर अलग हो जाती है। जैसे ओनियन होता है, ओनियन की एक लेयर अलग होती है, लेयर्स की अलग अलग लेयर्स होती है ना, इसकी लेयर एक ऊपर अलग होगी, तो वैसे ही लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ओनियन की लेयर की तरह ही एक यहाँ पे रॉक की एक लेयर बन जाती है और लेयर टूट के अलग हो जाती है वेदरिंग की प्रोसेस में, जिसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। शटरिंग में क्या होता है, शटरिंग में तो एक क्रैक आ जाता है, क्रैक आकर रॉक का एक पूरा का पूरा टुकड़ा अलग होता है, लेकिन इसमें लेयर अलग हो रही है एक्सफोलिएशन में। ब्लॉक सेपरेशन में पूरा का पूरा रॉक का एक ब्लॉक ही अलग हो जाता है। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन में तो छोटे छोटे जो ग्रेन्स है वो अलग अलग होते हैं। तो एक्सफोलिएशन में एक लेयर रॉक की जो है वो अलग हो जाती है। Next, graben is a major relief feature resulting from the faulting activities. It is in fact a valley or narrow trough bounded by one more parallel faults. अब देखो ग्रेबन और हॉस्ट के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो ब्लॉक माउंटेन्स होती है, ठीक है। तो इस तरह बनती है, ब्लॉक माउंटेन्स बन गई, बीच में ये वैली आ गई फॉल्ट की वजह से, फिर एक ऊपर एक ब्लॉक ऊपर उठ गया लैंड का, फिर ये नीचे रह गया ऊपर, तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेबन। तो ये ऊपर उठा हुआ जो पार्ट है उसको बोलते हैं हॉस्ट। तो ये हॉस्ट एंड ग्रेबन्स बनते हैं, ये नीचे वैली बनती है, ये फॉल्ट की वजह से बनती है, और ये जो ऊपर उठी हुई पार्ट है इसको जो हॉस्ट वाला है इसको ब्लॉक माउंटेन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक बन जाता है अर्थ का, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है। रीजन में क्या दे रखा है, द ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट मे बी रिलेटिवली रेज्ड और लोअर्ड बिटवीन मोर और लेस पैरेलल फॉल्ट्स। देखो पैरेलल फॉल्ट्स है उसके बीच में ये ब्लॉक्स बन रहे हैं। लोअर पार्ट नोन एज ग्रेबन, लोअर पार्ट को ग्रेबन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और बनता क्यों है, ड्यू टू सबसाइडेंस ऑफ मिडिल पार्ट बिटवीन टू नॉर्मल फॉल्ट्स। दो फॉल्ट्स के बीच में एक पार्ट है, जो मिडिल वाला पार्ट है वो सबसाइड कर गया, तो रीजन वाली स्टेटमेंट जो है दोनों ही सही है। A and R both are individually correct and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट चलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड ऑन फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स इज टर्म्ड एज। अब देखो ये जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर हो गया, रेडियल, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स के ड्रेनेज पैटर्न है ये है ट्रेलिस। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न।
डेंड्रेटिक में मेन रिवर मेन स्ट्रीम फ्लो कर रही है, उसके बीच में आगे ट्रिब्यूटरीज है और उन ट्रिब्यूटरीज की छोटी छोटी और ट्रिब्यूटरीज है, उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न। पैरेलल पैटर्न में क्या होता है, पैरेलल रिवर्स फ्लो कर रही है, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर थी ट्रिब्यूटरीज और उन ट्रिब्यूटरीज की आगे छोटी छोटी फिर ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो भी पैरेलल ही फ्लो कर रही है। ट्रेलिस में क्या होता है, ट्रेलिस में यही स्ट्रीम फ्लो कर रही है और उसके साथ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, कोई बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम सी निकल रही है, फ्लो कर रही है ट्रेलिस में, राइट। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, इसमें स्ट्रीम फ्लो कर रही है, एक रेक्टेंगुलर सा पैटर्न बनाती है, साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है लेकिन देखने को एक रेक्टेंगुलर सा पैटर्न लगता है इसका। एंगुलर में यही इसके साथ छोटी छोटी स्ट्रीम्स और है, एक एंगुलर शेप में है। कंटॉर्टेड में ऐसे इधर उधर कोई भी स्ट्रीम फ्लो कर रही है और उसमें आगे छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज वहां से इधर उधर निकल रही है। नेक्स्ट चलते हैं मैच लिस्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ वैलीज एंड लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे वैली दे रखी है स्ट्रीम से, जो स्ट्रीम फ्लो होने के बाद वैली बनती है और इस साइड पे इसके कैरेक्टर्स दे रखे हैं। कॉन्सिक्वेंट वैली कौन सी होती है, जो इनिशियल स्लोप होती है। अब देखो कोई स्ट्रीम जो फ्लो करना शुरू करती है इनिशियल स्टेज में होती है, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, तो उससे जो वैली बनती है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट वैली। कोर्स डिटरमाइंड बाय इनिशियल स्लोप ऑफ लैंड, तो इनिशियल स्लोप पे जो वैली बनती है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट वैली। सब्सिक्वेंट वैली कौन सी होती है, पर कॉन्सिक्वेंट जो स्ट्रीम फ्लो करती है उससे फिर आगे कुछ 2-3 सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स निकलती है और उन्हीं स्ट्रीम से जो वैलीज बनती है उनको बोलते हैं सब्सिक्वेंट वैलीज। कोर्स शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट इरोजिबल रॉक, तो जो सब्सिक्वेंट जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट से जो आगे कोर्स शिफ्ट होता है, शिफ्ट होने के बाद जो वैलीज बनती है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट वैलीज। इनसिक्वेंट वैलीज जो होती है इनका कोई ऐसे स्ट्रक्चरल कंट्रोल नहीं होता, किसी भी साइड को स्ट्रीम जैसे फ्लो करने लगती है वहां पे जो वैली बन जाती है उसको बोलते हैं इनसिक्वेंट वैलीज। ऑब्सिक्वेंट वैलीज जो ऑपोजिट डायरेक्शन के में बनती है, लाइक कोई रिवर स्ट्रीम फ्लो कर रही है तो उस स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वैलीज बनती है उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट वैलीज। तो इसको हम डी को फर्स्ट के साथ मैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें फर्स्ट है स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर शार्प एंड रिज लाइक रिजल्टिंग इन ए मिनिमम ऑफ इंटर स्ट्रीम अपलैंड्स। अब देखो ये जो 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है ना, ये फ्लूवियल साइकिल की है, तो फ्लूवियल साइकिल का एक सीक्वेंस है, तो इसको हमने सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। फ्लूवियल साइकिल जो इरोजनल साइकिल होता है, तो सबसे पहले किस तरह की इरोजन होती है, कहाँ पे इरोजन करती है जो स्ट्रीम फ्लो करती है, फिर नेक्स्ट स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में, तो हमने एक सीक्वेंस बताना है। तो स्ट्रीम, अब सबसे पहले स्ट्रीम क्या है, डिवाइड करेगी, ठीक है। स्ट्रीम जब फ्लो करती आ रही है ओरिजिनेट होने के बाद वो क्या होगी, आगे आकर डिवाइड हो जाएगी, बहुत सारी इंटरस्ट्रीम अपलैंड्स बना देगी, थोड़े बहुत इंटरस्ट्रीम अपलैंड्स बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स होएगी उसकी फिर आगे कुछ लार्ज ट्रिब्यूटरीज होएगी और ये जो लार्ज ट्रिब्यूटरीज होएगी इनकी आगे बहुत सारी फिर शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज बन जाएगी। फिर जैसे जैसे आगे ये बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी हेडवर्ड इरोजन करेगी और जो आगे है वो वैली सिस्टम आगे फिर धीरे धीरे बनाती जाएगी, क्योंकि अब देखो रिवर फ्लो कर रही है तो वो इरोजन करेगी ही करेगी, इरोजन करेगी तो उसके साथ क्या बनेगी, वैलीज बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगी स्टेटमेंट 1 के बाद आ जाएगी थर्ड, फिर आ जाएगी एक्सटेंसिव एरिया एट नियर द बेस लेवल ऑफ। अब जब बेस लेवल पे जैसे रिवर पहुंचेगी तो वहां पे बेस लेवल पे इरोजन होगी। अब जहाँ पे रिवर ओशियन के साथ मिलती है या किसी भी मेजर रिवर के साथ या किसी भी मेजर सी के साथ मिलती है तो वहां पे बहुत सारा एरिया कवर करेगी, ठीक है। एरिया कवर होएगा तो वहां पे एक्सटेंसिव एरिया की बेस लेवल पे इरोजन शुरू होएगी। तो 1, 3 एंड 2 इसका सीक्वेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्लेट्यूज आर प्रोडक्ट ऑफ, प्लेट्यूज कैसे बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं वॉल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। अब देखो वॉल्केनो इरप्ट हुआ, एक माउंटेन बन जाएगी, वॉल्केनिक माउंटेन बन जाएगी। अब ये जो वॉल्केनिक माउंटेन बनेगी ना, वॉल्केनिक माउंटेन की क्या होएगी, फिर इरोजन शुरू होएगी, ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन की धीरे धीरे इरोजन होती जाएगी तो वो क्या है, एक
इरोड होके एक प्लेट्यू सिस्टम बन जाएगा। अब ये जो इरोजन होती है ना, इस इरोजन के भी अलग अलग साइकिल्स होती है। एक तो इनिशियल स्टेज की होती है इरोजन, जिसको बोलते हैं यूथ स्टेज ऑफ इरोजन। तो यूथ स्टेज ऑफ इरोजन में जो वॉल्केनिक माउंटेन है वो थोड़ी सी ऊपर से उसकी इरोजन हो जाएगी। जैसे ही मैच्योर स्टेज में पहुंचेगी तो वो एक प्लेट्यू की शेप ले लेगी। पहले क्या है, इस टाइप की माउंटेन होगी, फिर जैसे ही ये मैच्योर स्टेज में पहुंचेगी तो ये क्या है, एक ऊपर से इरोड होकर एक प्लेट्यू की शेप ले लेगी, ठीक है। और ओल्ड स्टेज में जाकर ये प्लेट्यू का जो हाइट है बहुत कम हो जाएगी। तो जो प्लेट्यूज बनते हैं वो मैच्योर स्टेज ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन से बनते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ वेदरिंग बिलोंग्स टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही होती है। अब देखो, फर्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों ही होती है। इसमें मैकेनिकल चेंजेस तो आती ही आती है, साथ में केमिकल चेंजेस भी होती है। एक्सफोलिएशन की बात करें तो एक्सफोलिएशन में मैकेनिकल चेंजेस होती है। मैकेनिकल चेंजेस की वजह से ही एक लेयर जो रॉक की टूट के अलग हो जाती है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन अगेन मैकेनिकल एक्शन से होती है। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन जो होती है ये केमिकल वेदरिंग होती है। तो जो मैकेनिकल केमिकल दोनों होती है वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इरोजन इन स्ट्रीम इज लोएस्ट। अब देखो, रेट ऑफ इरोजन वहां पे कम होएगी जहां पे रिवर की स्पीड कम होएगी। रिवर की स्पीड ज्यादा होएगा तो रेट ऑफ इरोजन भी ज्यादा होएगा। तो रिवर की स्पीड कम कहाँ पे होएगी, जहां पे रिवर सी के साथ ज्वाइन करेगी। जहां पे रिवर सी के साथ ज्वाइन करती है वहां पे क्या है, जो रिवर का फ्लो है बहुत ही कम हो जाता है, लोएस्ट होता है वहां पे। तो इसीलिए वहां पे जो रेट ऑफ इरोजन है वो भी कम होता है। इरोजन ऑफ ए सॉइल बाय रिवर मेनली डिपेंड्स ऑन, इरोजन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिवर की स्पीड पे। इट्स स्पीड एट विच इट फ्लोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम 41st क्वेश्चन में। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैनियन इज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ वी शेप्ड वैली विद वेरी स्टीप साइड्स एंड नो वैली फ्लोर। अब देखो, वी शेप्ड की कोई वैली बन रही है तो यहाँ पे कोई वैली फ्लोर तो यहाँ पे होएगी नहीं, लेकिन इसकी जो साइड्स है वो क्या होती है, स्टीप साइड्स होती है। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो सही है। ग्रैंड कैनियन इज एसोसिएटेड विद कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर पे ही है ये ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो रिवर के आसपास ही बनी हुई है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है, बोथ 1 and 2, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।